अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम बैक टू बायोलॉजी क्लास। 10th क्लास की बायोलॉजी बुक पे से हम टॉपिक जो है वो स्टडी कर रहे हैं फिलहाल। नेक्स्ट जो है इनकी डिटेल पढ़ेंगे। तो हमने एक ओवरव्यू लिया था लंग्स के बारे में कि लंग्स क्या होते हैं, कहाँ होते हैं, और हम उसका वर्क मैकेनिज्म पढ़ने जा रहे हैं। तो वो फिजिकल मैकेनिज्म जिसके थ्रू हम सांस लेते हैं उसे ब्रीदिंग का नाम दिया गया है, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। अब सांस लेने का अमल जिसमें लंग्स जो है वो अपना किरदार अदा करते हैं, हम वो पढ़ रहे हैं। अब देखिए, सांस लेने में दो चीजें हैं, एक हवा का अंदर जाना, सांस का अंदर जाना, और दूसरा सांस का बाहर जाना। तो इन दोनों मैकेनिज्म को, सांस का हवा का अंदर जाने को कहते हैं इंस्पायरेशन या इनहेलेशन, और बाहर आने को कहते हैं एक्सपायरेशन या एक्सलेशन। पहले हम इंस्पायरेशन पढ़ेंगे। तो एक नॉर्मल सा मैकेनिज्म जो है अल्लाह ताला की तरफ से एक बॉडी के अंदर जो चल रहा है, उसमें पहले सांस को अंदर लेना होता है, जिसमें ऑक्सीजन को इनसाइड मूव करना होता है। अब ये ब्लड के अंदर जो हमारा बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म चल रहा है, उसमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है। जिस तरह हमारी व्हीकल्स को पेट्रोल की जरूरत होती है, उसी तरह हमारी बॉडी को ऑक्सीजन की जरूरत होती है। अब जब हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म में ऑक्सीजन की जरूरत होती है, तो ऑक्सीजन को बाहर से अंदर मूव करना होता है। तो उस करने के लिए पहले क्या होता है, सबसे पहले ये होता है कि रिब्स के जो मसल्स हमने पढ़े थे, वो मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। अब जब वो मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करने से रिब्स जो है वो अपवर्ड मूव करेंगे, वो आगे की तरफ मूव करेंगे, ऊपर की तरफ। और दूसरा स्टेप ये होगा कि जो डायाफ्राम हमने पढ़ा था, जो एब्डोमिनल कैविटी को और चेस्ट कैविटी को सेपरेट कर रहा था, वो नीचे की तरफ मूव करेगा। अब आप देख रहे हैं कि ऊपर रिब्स का मूव करना, डायाफ्राम का नीचे मूव करना क्या प्रोवाइड कर रहा है, लंग को सरफेस एरिया प्रोवाइड कर रहा है। सरफेस एरिया जब ज्यादा मिलेगा, अब लंग्स जो है वो एक्सपेंड कर सकते हैं, वो खुल सकते हैं, उनमें अच्छे से हवा जा सकती है। कैसे? जैसे एक बैलून है। अब अगर ये बैलून है और इतनी सी जगह है, इसमें हम हवा भरते जाएं तो इधर से जगह ना बढ़ाएं तो एकदम से ये फट जाएगा। लेकिन अगर वही उसमें हवा भरते जाएं और जगह को और इंक्रीज कर दें, तो वो और ज्यादा हवा भरी जा सकती है। इसी तरह रिब्स के ऊपर होने में, डायफ्राम के नीचे होने में लंग्स को ज्यादा सरफेस एरिया मिलता है। अब जब ज्यादा सरफेस एरिया मिलता है तो क्या होता है कि जो प्रेशर था एक एयर का इनसाइड द लंग्स, अब सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो जाहिर सी बात है वो प्रेशर तो ऑटोमेटिकली कम हो गया। तो बाहर जो हवा का प्रेशर है वो लंग्स के साथ इक्वली करने के लिए बाहर से एयर जो है ऑक्सीजन वाली है वो इनसाइड मूव कर जाएगी, रश कर जाएगी, जल्दी से इनसाइड जाएगी, ताकि लंग्स का और बाहर जो एयर है, एटमॉस्फेरिक एयर है, उसका प्रेशर इक्वलाइज किया जा सके। अब जब ये होगा तो इनसाइड एयर मूव कर जाएगी और इनहेलेशन या इंस्पायरेशन का अमल कम। उसी के साथ साथ मतलब जो मेटाबॉलिज्म है वो यूज होना, वो स्टार्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन यूज होगी। उसके बाद आ जाएगा अमल एक्सपायरेशन या एक्सलेशन। अब इस अमल में रिपीट होगा, क्या होगा, वापस रिवर्स होगा। क्यों? क्योंकि अब कार्बन डाइऑक्साइड बन गई, ऑक्सीजन यूज होगी, कार्बन डाइऑक्साइड बन गई, तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो प्रेशर है वो लंग्स के इनसाइड ज्यादा हो गया, जबकि एटमॉस्फेयर में थोड़ा कम है। अब क्या होगा कि इसलिए उस एयर को, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना होगा। बाहर निकालने के लिए क्या होगा कि जो डायफ्राम है वो वापस अपवर्ड मूव करेगा और जो रिब्स हैं वो वापस डाउन मूव करेंगी। अब डाउन मूव करने से और डायफ्राम के अप मूव करने से प्रेशर पड़ेगा लंग्स के ऊपर, और जब लंग्स के ऊपर प्रेशर पड़ेगा तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली कार्बन डाइऑक्साइड वाली एयर बाहर निकल जाएगी। अब बाहर प्रेशर उसका कम था तो अंदर ज्यादा था, तो वो फिर इक्वलाइज हो गया। तो इस तरह इन दो मैकेनिज्म, इंस्पायरेशन और एक्सलेशन, इनहेलेशन और एक्सलेशन के थ्रू क्या होता है कि इक्वलाइज होता है एयर प्रेशर, और ऑक्सीजन इनसाइड मूव कर जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड आउटसाइड मूव कर जाती है। तो ये दो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग के दो प्रोसेस, दो स्टेप्स आ गए। उम्मीद करता हूं आपको समझ आएंगे। अब नेक्स्ट ये है कि हम 1 मिनट के अंदर कितनी बार सांस लेते हैं, कितना ब्रीथ करते हैं। तो 16 to 20 एट रेस्ट नॉर्मली हम 16 से 20 बार जो है वो 1 मिनट के अंदर सांस लेते हैं। मतलब ये जो अमल है सांस का, हवा का अंदर जाना फिर बाहर जाना, 16 से 20 बार एट रेस्ट होता है। लेकिन जब हम वर्क पे होते हैं, हार्ड फिजिकल एक्सरसाइज पे होते हैं, तो ये 30 to 40 टाइम तक इंक्रीज हो जाता है। इसमें ये होता है कि हमारा जो सांस लेने का अमल है, ये ब्रेन का एक रिस्पिरेटरी सेंटर है, उससे कंट्रोल हो रहा है, वो इसे कंट्रोल करता है। जब ऑक्सीजन का लेवल जो है वो कम होने लगे ब्लड के अंदर, तो बाहर से ऑक्सीजन को अंदर ले जाना वो भी रिस्पिरेटरी सेंटर के थ्रू होता है, और जब कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ जाए तो उसको बाहर भेजना भी ब्रेन के रिस्पिरेटरी सेंटर के थ्रू होता है।
ब्रेन मैसेज किसको भेजेगा? इंटरकोस्टल मसल्स को भेजेगा और डायाफ्राम को भेजेगा। जब ऑक्सीजन को लेना होगा, हवा को इनसाइड मूव करना होगा, तो डायाफ्राम को मैसेज जाएगा, वो नीचे हो जाएगा। जो मसल्स हैं उनको मैसेज जाएगा, वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और रिब्स ओपन होंगे। इसी तरह जब हवा बाहर छोड़नी होगी तो रिवर्स जो है वो ब्रेन सिग्नल भेजेगा। अब जब हम हार्ड एक्सरसाइज करेंगे, हम रनिंग करेंगे या हम कोई फिजिकल वर्क करेंगे, उस वक्त हम ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन को यूज करेंगे। जैसे गाड़ी जितनी ज्यादा स्पीड में चलेगी उतनी ज्यादा पेट्रोल को यूज करेगी, उसी तरह जितना ज्यादा हम वर्क करेंगे हम उतनी ज्यादा ऑक्सीजन इस्तेमाल करेंगे। अब जितनी ज्यादा ऑक्सीजन इस्तेमाल करेंगे उतनी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल इंक्रीज कर जाएगा। उसके रिजल्ट में क्या होगा कि अब ब्रेन में जो है रिस्पिरेटरी सेंटर वो सिग्नल भेजेगा, जो मसल है और डायफ्राम है उनको, कि वो इस कॉन्टैक्ट करें और इस जो एयर है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है इसे बाहर की तरफ धकेलें और ये बाहर जो है वो निकल जाए और ऑक्सीजन इनसाइड आए ताकि इनको बराबर किया जा सके। और इसी वजह से जो है वो सांस का अमल तेज तेज होने लग जाता है कि ज्यादा से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड उस वक्त बन रही है क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा यूज हो रही है। तो इस तरह ये अमल होता है। किसी भी पॉइंट की समझ ना आए या कोई न्यू टॉपिक जो हम मिस कर जाएं तो उसके बारे में आप जरूर कमेंट में बताएं ताकि वो भी आपको बताया जा सके। और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि आप अच्छे अच्छे लेक्चर्स को और अच्छी मोटिवेशनल वीडियोस को और अपनी लाइफ के लिए बेस्ट पॉइंट्स को हासिल कर सकें। थैंक यू।